हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेग्रेशन मॉडल को। दो किस्म के रेग्रेशन मॉडल होते हैं। एक को बोला जाता है सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल और एक को बोला जाता है मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल को डिस्कस करेंगे। और ये जो सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल होता है, इसकी पहचान ये होती है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी कि रेग्रेशन मॉडल को रन करने के लिए आपके पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, तब जाके रेग्रेशन मॉडल रन होता है। अब अगर लेट सपोज एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रेग्रेशन मॉडल में कंसिडर किया जाए, तो उसको बोलते हैं सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें क्या होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो कि सेल जो है वो डिपेंड कर रहा है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया और एक हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम बढ़ा के साथ एक और वेरिएबल लगा दें, प्राइस भी कंसिडर करें कि सेल जो है वो डिपेंड कर रहा है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और साथ में प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर, तो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो गए। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए फिर उसको बोलते हैं मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन। बहरहाल हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं फिलहाल, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल। मॉडल को लिखा जाता है इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ए जो है ये इंटरसेप्ट होता है, बी इसको बोला जाता है स्लोप, जो लाइन की स्लोप बनती है, और ये रेग्रेशन कोएफिशिएंट बी इसको बोलते हैं। और जो एक्स है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसकी कंप्लीट डिटेल इंडिविजुअली मैनुअल कैलकुलेशन के साथ दूसरी वीडियो में मौजूद है, वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको प्रॉपर आप लोग समझ लेना। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं एसपीएसएस के अंदर के एसपीएसएस में रेग्रेशन मॉडल कैसे रन होगा। ठीक है, तो चलते हैं डेटा की तरफ। आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एक मॉडल लिया था जिसमें स्टूडेंट परफॉर्मेंस को हम देख रहे थे इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ, ग्रुप डिस्कशन के साथ और क्रिएटिव राइटिंग टास्क के साथ। यानी स्टूडेंट परफॉर्मेंस जो था ये डिपेंड कर रहा है इन चार फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें से आईटीएम है, प्रेजेंटेशन है, ग्रुप डिस्कशन है और क्रिएटिव राइटिंग टास्क है। अब यहाँ पे चूंकि हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल को, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो हमने इन चारों में से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट किया है, क्रिएटिव राइटिंग टास्क। ठीक है, दूसरी बात आप जहन में ये रखो कि रेग्रेशन मॉडल को रन करने के लिए काफ़ी सारे एजम्पशंस है। हम इस लेवल पे, चूंकि ये बिल्कुल सिंपल जो स्टार्ट के बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक से एसपीएसएस को सीखना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए सारी वीडियोस बन रही है। तो अभी हम फिलहाल कंप्लीटली इसकी एजम्पशन पे बात नहीं करेंगे। एजम्पशंस के लिए हम स्टेप बाय स्टेप इसकी लिनियरिटी कैसे चेक होती है, वहाँ पे जाके रेजिडुअल्स कैसे निकलते हैं, रेजिडुअल्स की नॉर्मेलिटी कैसे चेक होगी, होमोसेडास्टिसिटी क्या चीज़ है, उसमें आउटलायर्स का क्या कंसेप्ट है, ये सारे एजम्पशंस जो है ना, ये हम बाद की वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ बेसिक लेवल पे इस
को रन करना चाह रहे हैं कि रेग्रेशन मॉडल रन कैसे होगा, उसके अंदर से इसके कोएफिशिएंट्स कैसे निकलेंगे, और जो ये मॉडल है इसको कैसे लिखेंगे, और अगर कोई वैल्यू लेट सपोज हमने फर्दर फ्यूचर की प्रिडिक्ट करनी हो, वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे चलाना चाह रहे हैं। बाकी जो एजम्पशंस के साथ इसकी पूरी परफॉर्मेंस है वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियोस में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल हमने लिया है स्टूडेंट परफॉर्मेंस का, और एक वेरिएबल हमने लिया है क्रिएटिव राइटिंग टास्क का। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप लोग सिर्फ ये जहन में रखो, जैसे बेसिक हमने एजम्पशंस बाकी टेस्ट्स के लिए पढ़े थे, कि ये वाला जो वेरिएबल्स रेग्रेशन के अंदर जो दोनों वेरिएबल्स है, ये स्केल वेरिएबल्स होने चाहिए, यानी क्वांटिटेटिव टाइप के वेरिएबल होने चाहिए, वो ऑलरेडी हमें पता है। दूसरा, इसके अंदर ये जो वेरिएबल्स है इसकी नॉर्मेलिटी भी चेक करनी होती है, कि दोनों वेरिएबल्स जो है वो नॉर्मल हो। तो नॉर्मेलिटी तो सिंपल हम चेक कर सकते हैं, वो ऑलरेडी आप लोगों को पता भी है कि कैसे चेक होती है। एक हम स्टूडेंट परफॉर्मेंस और एक क्रिएटिव राइटिंग टास्क, ये दोनों जो वेरिएबल है इसके लिए हम इसकी नॉर्मेलिटी चेक कर रहे हैं पहले। ये बिल्कुल वो बेसिक जो एजम्पशन है ना, सिर्फ वो देख रहे हैं, क्योंकि ये वाली एजम्पशन हमने उसके लिए कोरिलेशन के लिए भी चेक किया था, हमने इसको इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट के लिए भी चेक किया था, इसको हमने पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के लिए भी चेक किया था। नॉर्मेलिटी एजम्पशन हम देखते हैं ताकि हम पैरामेट्रिक टेस्ट्स अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो इसमें हमें अभी फिलहाल तक कोई मसला नहीं है। बाकी के एजम्पशन बाद की बातें हैं, वो बाद में हम चेक करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको रन करना चाह रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे। नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट्स, इसको ओके करो। और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जाके आपने ये शपीरो विल्क टेस्ट को प्रेफर करना है, और यहाँ पे आपने इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू देखनी है। तो आप देखो, क्रिएटिव राइटिंग टास्क और जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस है, दोनों डेटा हमारे पास नॉर्मल शो हो रहे हैं, बिकॉज द सिग्निफिकेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05। नल हाइपोथेसिस इसका बनता है कि डेटा इज नॉर्मल। सो जब सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से ग्रेटर हो तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों जो वेरिएबल है वो नॉर्मल है, इसलिए इसके ऊपर हम सिंपल लीनियर रेग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एनालाइज पे जाना है, उसके बाद आना है रेग्रेशन पे, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लीनियर। लीनियर के ऊपर क्लिक करोगे तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल को आपने इस वाले बॉक्स में डालना है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्रिएटिव राइटिंग टास्क, इसको आपने डालना है यहाँ पे। इसके अंदर ये देखो काफी सारे जो है ना आपको चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। जो बिल्कुल बेसिक हमें चाहिए, एस्टिमेट्स और मॉडल फिट। बाकी ये देखो, ये आर स्क्वायर डिस्क्रिप्टिव कोलिनियरिटी, जो होमोसेडास्टिसिटी में चेक करते हैं, डर्बन वाटसन टेस्ट क्या चीज़ है, वीआईएफ और मल्टी कोलिनियरिटी, और काफ़ी सारी एजम्पशंस हैं, वो हम बाद में देखेंगे। इसके रेजिडुअल्स कैसे आते हैं, उसकी नॉर्मलिटी कैसे चेक होती है, वो हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। आपने क्या करना है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे अपना डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वाली लिस्ट में डाल दो, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट वाली लिस्ट में डाल दो। ठीक है, और सिंपली आप इसको करो ओके। वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगा आपके मॉडल का। ठीक है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, और दूसरा आपका जो वेरिएबल था क्रिएटिव राइटिंग टास्क। मॉडल समरी पे आके आपने दो चीजें देखनी है। एक तो आपने देखना है आर को,
आर क्या चीज है? आर सिंपल वो कोरिलेशन है जो आप लोगों ने पिछला पढ़ा था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। ठीक है, पेयरसन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.506 का मतलब ये है कि 50% कोरिलेशन है बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आपकी आर की इंटरप्रिटेशन है। There is a moderate positive correlation between the dependent and independent variable। आर स्क्वायर क्या बताता है? आर स्क्वायर ये बताता है कि 0.25 इसका आर स्क्वायर का आंसर आया है, यानी कि 25% जो है वो वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। ये जो आर स्क्वायर होता है ना, ये हमें परसेंटेज में डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितनी वेरिएशन आ रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, वो हमें बताता होता है कि ये वाला जो y है, ये इस x की वजह से 25% वेरिएशन इसमें एक्सप्लेन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया आर स्क्वेयर। अब बाकी अभी फिलहाल इसको छोड़ देना, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटरप्रिटेशन में फिलहाल आर और आर स्क्वायर को लिखना है। ठीक है, दैट देयर इज अ मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 25% वेरिएशन इज एक्सप्लेन्ड इन द डिपेंडेंट वेरिएबल बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। अनोवा पे आते हैं। अनोवा के अंदर आपको वो मॉडल की सिग्निफिकेंसी बताएगा कि मॉडल सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, इसका एच नॉट कैसे बनेगा? एच नॉट आपने कैसे बनाना है, देख यहाँ पे आप इसके लिए एच नॉट बनाओ इस तरह से। द रेग्रेशन मॉडल, द रेग्रेशन मॉडल इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये बिल्कुल सिंपल सा है। और एच वन आप बनाओ ऐसे, इसका अल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है, द रेग्रेशन मॉडल इज सिग्निफिकेंट। ये तो बिल्कुल सिंपल, आप जो है ना इसको लिख सकते हो इस तरह से। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एच नॉट आप ऐसे भी बना सकते हो कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, जैसे आप लोग कोएफिशिएंट के लिए बनाते थे, बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोरिलेशन के अंदर जो था ना, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, और जो रेग्रेशन मॉडल है इसमें डिपेंडेंसी का कंसेप्ट है कि एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल, आप इसको ऐसे लिखो, द रेग्रेशन मॉडल इज नॉट सिग्निफिकेंट। और फिर अनोवा के अंदर आप जाके अपने रिजल्ट्स देखो और यहाँ पे देखो पी वैल्यू को, जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है। आपको ऑलरेडी पता है कि जब सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से लेस हो, तो लेस होने का मतलब होता है कि एच नॉट रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस एच नॉट को रिजेक्ट करें, द रेग्रेशन मॉडल इज नॉट सिग्निफिकेंट को अगर हम रिजेक्ट कर दे, तो इसका क्या मतलब होगा कि द रेग्रेशन मॉडल इज सिग्निफिकेंट।
It means that there is a relationship, there is a positive relationship between the dependent and independent variable, क्योंकि ये तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो क्रिएटिव राइटिंग टास्क था, ये वाला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वजह से स्टूडेंट परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ रहा है। यानी कि क्रिएटिव राइटिंग टास्क की वजह से स्टूडेंट परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया। तो यहां से अनोवा के अंदर तो वो आपको मॉडल की सिग्निफिकेंसी और इनसिग्निफिकेंसी बता रहा होता है कि मॉडल आपका सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। उसके बाद ये जो मॉडल हम लिखते हैं ना कोएफिशिएंट्स के, जैसे आप लोगों ने ये लिखा था y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो इसमें आपके पास ये दो वैल्यूज आती है, ये वाली ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ये वाली वैल्यू आपने कहाँ से उठानी है? तो ये आपके पास ये वाला जो टेबल आता है ना कोएफिशिएंट्स का, यहाँ से आपने ये वाली वैल्यूज पिक करनी है। अब आप देखो, ये जो स्टार्ट में लिखा हुआ है ना कांस्टेंट, ये कॉन्स्ट, अच्छा इसमें भी दो वैल्यूज है, एक अनस्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट्स है और एक है स्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट्स। आपने कौन सी वाली वैल्यूज उठानी है? अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट्स। जो आप मैनुअल कैलकुलेशन के साथ रिग्रेशन मॉडल की कैलकुलेशन करते हो और वहां से आप ए और बी की फार्मूलाज लगा के जो आपके पास आंसर्स आते हैं, ये वो वाले आंसर्स हैं। ठीक है। तो आपने जो कोएफिशिएंट सेलेक्ट करने हैं, वो सेलेक्ट करने हैं अनस्टैंडर्डाइज। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है। बीटा को अभी फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो कोएफिशिएंट्स में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू आपकी इस ए की वैल्यू होगी, यानी कि रिग्रेशन मॉडल को हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ये जो ए की वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपने लेनी है, ये कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये वाली 1.226, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.226। ठीक है। और ये जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू आपके पास ये जो CWT है क्रिएटिव राइटिंग टास्क, ये वाली वैल्यू आपने ये लेनी है 0.569। ये आ गया 0.569। ठीक है। इसी तरह से आप इसके लिए ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, इसकी आप सिग्निफिकेंट वैल्यू भी देख सकते हो इस टेबल से। ये वाला जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है ना, ये आपको ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंसी बताएगा। यानी कि अभी तो फिलहाल हमारे पास वेरिएबल एक ही है, तो वो वाला वेरिएबल यहाँ पे अगर एक से ज्यादा हो तो भी ये वाले वेरिएबल्स इधर से इस लिस्ट में इस तरह गिवन होंगे, और उसकी इंडिविजुअल सिग्निफिकेंसी भी आपको बता रहा होगा। ये आपको ओवरऑल बताएगा, चाहे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो चाहे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। और फिर कोएफिशिएंट के अंदर आपको एक एक वेरिएबल की अलग अलग सिग्निफिकेंसी भी बता रहा होता है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो क्रिएटिव राइटिंग टास्क है, ये वाला वेरिएबल मॉडल के अंदर सिग्निफिकेंट है, बिकॉज द सिग्निफिकेंट वैल्यू इज लेस देन 0.05, सो वी विल रिजेक्ट H0 and accept H1 that there is a significant relationship between the dependent and independent variable। ठीक है। तो यहां से आप देखो मॉडल को कैसे लिखोगे, इस तरह से। अब इस मॉडल का मतलब क्या है, ये देखो, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और ये आपके पास आ गया रेग्रेशन कोएफिशिएंट या स्लोप। इसका मतलब ये है कि ये जो y है, जो y क्या था, y था स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये आपको ये बता रहा है कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने यूनिट्स इंक्रीज होंगे। तो इसकी इंटरप्रिटेशन में आप ऐसे लिखते हो, देखो, द वैल्यू
the value of the dependent variable will increase by 0.569 units with the unit increase in x, या independent वेरिएबल। आप इस पे गौर करो। जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट इंक्रीज करोगे, यानी कि यहाँ पे अगर आप x की जगह पे लेट सपोज 1 पुट करते हो, तो इस 1.226 के अंदर इतने यूनिट इंक्रीज होंगे, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है। अगर आप x की जगह पे 2 पुट करते हो, तो इस वैल्यू का डबल इसके अंदर प्लस होगा। अगर आप इसके अंदर 3 पुट करते हो, तो इस वैल्यू का ट्रिपल जो है वो इस 1.226 में प्लस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक यूनिट बढ़ाते हैं, तो y के अंदर इतने यूनिट इंक्रीज होते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा, द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विल इंक्रीज बाय 0.56 यूनिट्स विद a यूनिट इंक्रीज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x के अंदर जब हम एक यूनिट बढ़ाते हैं, तो y के अंदर इतने यूनिट बढ़ते हैं। और जब आप x को जीरो करते हो, तो आपके पास y के अंदर y जो है वो 1.226 ही रहता है। ये आपके पास y की वैल्यू आती है, और ये y की एवरेज वैल्यू होती है 1.226। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप रिग्रेशन मॉडल को रन करते हो। अब आप कोई फ्यूचर वैल्यू को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप x के अंदर कोई वैल्यू पुट करो, 3 पुट करो, आप इसमें 4 पुट कर दो, आप इसमें 6 पुट कर दो, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो ये जो रिग्रेशन मॉडल है, इसको आप फ्यूचर की वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये वाला मेथड था कि हम SPSS के अंदर रिग्रेशन मॉडल को कैसे रन करते हैं। फिर वहां से हम उसके कोएफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं। तो कोएफिशिएंट का तरीका आप लोगों ने सीख लिया। ये कांस्टेंट ए इंटरसेप्ट की वैल्यू है, और ये आपके पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है जो बी की वैल्यू आती है। और फिर रिग्रेशन मॉडल में आप ये वाली वैल्यूज पुट करते हो, और इस तरीके से आपके पास एक एस्टिमेटेड रिग्रेशन मॉडल आ जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के साथ।